हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम खबरों के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करते हैं और हालात को नज़दीक से समझने, समझाने की कोशिश करते हैं और इसमें हम कुछ अपने मेहमानों से राब्ता करते हैं। अभी हाल ही में जिस तरह से फ्रांस में मुसलमानों से मुताल्लिक जो पॉलिसीज़ सामने आई हैं, पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून से लेकर के उसके बाद एक टीचर का कत्ल और उसके बाद नीस शहर में 3 लोगों का कत्ल और अब ताज़ा खबर यह है फ्रांस से कि वहाँ 76 मस्जिदों की जाँच की जाएगी, ऐसे सरकार ने ऑर्डर दिए हैं। इस सब को जानने के लिए कि वहां के मुसलमान किन हालात में हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, मेरे साथ आज खास मेहमान हैं सैयद जाहिद नकवी साहब, जो पेरिस में रहते हैं, फ्रांस की राजधानी में। जाहिद नकवी साहब, आपका वेलकम है। मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि आम तौर पर मुसलमान क्या इन सब वाकयात से कितने मुतासिर हैं और किस तरह से वो महसूस कर रहे हैं? ये कोई टेम्परेरी फेज है या ये मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ कोई नफरत, इस्लामोफोबिया का हिस्सा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़िम साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और तमाम देखने वालों को भी। और जैसा कि आपने कहा, और मैं इतने अरसे से तकरीबन 32 साल से मैं फ्रांस में हूँ, लिहाज़ा मैं यहाँ की कम्युनिटी जो हमारी अपनी जो जिसको आप कह लें इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा अरब, काले, जिसमें सेनेगल है, माली है, ये मराकश है, अलजायर है, ट्यूनिस है, ये सब हैं, मिले-जुले से लोग हैं। और जैसे कि आपने खुद ही कैलकुलेशन की हुई है, आपको पता है कि यहाँ कितनी मस्जिदें हैं और सब कुछ है, और आपने ये भी बताया कि तकरीबन 76 मसाजिद के ऊपर जो है वो कंट्रोल हो रहा है। अच्छा, अब काज़िम साहब एक बात आप मुझे बताइए, पर्सनली जो है वो आपसे भी पूछूँगा और व्यूअर से भी कहूँगा कि वो भी आपको बताएँ, या आपकी वसातत से अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कर दें। आप मुझे जी। ये बताइए, आप अगर इंडिया में रहते हैं, हम्म, तो इंडियन गवर्नमेंट के एक कानून है, और आई एम सॉरी टू से कि आप मुस्लिम लोग जो हैं वो उसमें माइनॉरिटीज़ में हैं, ठीक है? हम्म, लेकिन आप हम्म, तो इसी तरह हम जैसे पाकिस्तान में रहते हैं या हमारी मेजॉरिटी पाकिस्तान में है, तो वहाँ के एक कानून है, वहाँ के कानून। अच्छा, कानून का जो आप यूँ कहें पासदारी करनी, वो सब पे लागू है, सबके लिए हम्म, बराबर है कि नहीं? अब बिल्कुल जी। इसमें एक बात ये है, एक रियासत जो है, इसको रियासत को फ्रेंच में कहते हैं लाइक, जिसको कहते हैं कि जो किसी को नहीं मानता। यानी हम्म, फ्रांस का कानून जो है वो क्रिश्चियन नहीं है, वहाँ ये हम्म, है, लेकिन मेजॉरिटी क्रिश्चियन है। अब आप हम्म, मुझे ये बताइए कि इस मुल्क में जो है, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि 76 मसाजिद जो हैं, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। रियल ठीक है, हो रही है। अच्छा, अब जो उसमें हो रही है, उसमें किसी के ऊपर कोई वो तो नहीं है कि या तो ये हो कि कोई बिल्कुल किसी किस्म का किसी के साथ लिहाज़ करके कोई रासिज़्म की जा रही हो, कोई मज़हबी जलन हो या कुछ हो, ऐसा नहीं। लेकिन ये बात कह देनी कि नहीं, हर बंदे को, अब आप और मैं अपनी मिसाल ले लेते हैं। आप भी मुसलमान हैं, मैं भी जी। मुसलमान हूँ। आपके लिए अगर मैं कुछ कहूँ, इंडिया और पाकिस्तान का मसला हम छेड़ लें, तो आप इंडिया की हिमायत करेंगे और आपको करनी चाहिए। हम्म, और मैं पाकिस्तान का मुकदमा लड़ूँगा, मुझे लड़नी चाहिए, मैं लड़ूँगा मुकदमा वो इसीलिए। तो ये सारी चीज़, लेकिन आप और हम जो हैं वो एक ही हैं ना सब, मतलब बिल्कुल। आपके नज़दीक, मैं पर्सनली आपसे कह रहा हूँ कि आप जो हैं वो, या मुस्लिम जो हैं उस नाते से, लेकिन हम जब यही बात जो है इसको ज़रा-सा खुले ज़हन के साथ आप यहाँ ले आएँ। अब हम्म, हर आदमी जो है उसकी एक अपनी नेशनैलिटी है, उसके साथ व्यवस्था है, और उसी तरह वो यहाँ रह रहा है अपने रिज़्क रोज़गार के लिए जिस तरीके से। तो कानून जो हम पर मज़हबी तौर पे, वो रसूल का ले लें, अइम्मा ताहरीन की बात कर लें, अइम्मा फ़िक़्ह की बात कर लें जो 4 गुज़रे हैं, कि सब ने ये कहा है कि जहाँ रहते हो उसके कानून की रिस्पेक्ट करो। ये तो थी हम्म, एक बात, जो कि मेरा ख़्याल है क्लियर हो गई। अब हम्म, रह गई बात, आप क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा जो है वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि लोग कैसे फ़ील कर रहे हैं। तो लोगों के दरमियान मिला-जुला सा एक रुझान है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? कि उनका बिज़नेस, उनकी सारी चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्टिव हो रहा है, असर पड़ रहा है, लोग उन्हें बुरा समझ रहे हैं, मुसलमानों को हमेशा, जैसे हमें कहा जाता है आम तौर पे कि इस्लाम तलवार से फैला, हालाँकि ऐसा नहीं है, हम्म, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब इन चीज़ों के बारे में क्या है, जो सबसे बात जो है वो है लिटरेसी रेट।
जब पढ़ा लिखा नहीं होगा आदमी तो वो यही कहेगा। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आप मुझे एक बात बताइए खुद, जो हुँ, मैं आपसे कहूँगा कि आप भी इस पे सोचिएगा और जी। बाकी व्यूअर से भी, कि आप ये सोचें कि हमारे यहाँ जो आदमी सबसे कम पढ़ा लिखा होता है उसको मौलवी बना दिया जाता है। हुँ, हुँ, उसको हुँ, कहा जाता है ये मस्जिद संभालो। जब उसकी अकल ही नहीं है, वो अपनी तालीम में पीछे नहीं रहा, तो उसने क्या, यही चीज़ जो है वो हमारे मुसलमानों के अंदर है, कि हमारे हुँ, यहाँ जो है वो फिर हम जो है मुख्तलिफ तरीके से डिवाइड हैं। वो डिवीज़न यहाँ भी पाई जाती है। हुँ, अब इस वक़्त आप बताएँ, जो हमारे यहाँ जिसको पेरिस की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, हुँ, उसके मौलवी साहब जो हैं वो गवर्नमेंट की हिमायत कर रहे हैं। हुँ, दूसरे मौलाना जो हैं वो यहाँ अर्जेंताई में हैं या क्रेताई में हैं गालिबन, उन्होंने भी बड़ी हिमायत की है कि जी ये ठीक है जी। अब मसला ये है कि जहाँ तक रह जाती है बात खाकों की, या अगर आप प्रेज़िडेंट मार्कों की बात करें, तो आपको भी तकलीफ़ हुई, मुझे भी तकलीफ़ हुई, हर मुसलमान को तकलीफ़ हुई और हुँ, होनी भी चाहिए। हुँ, मार्कों को एक दरमियाना रास्ता इख्तियार करना चाहिए था, क्योंकि मार्को सिर्फ़ प्रेज़िडेंट ईसाइयों का या किसी और का कम्युनिटी का नहीं है, वो पूरे फ्रांस का है। उसको हुँ, चाहिए था इस हिसाब से बात करता कि जिसमें सबका, किसी का दिल ना दुखता और सबके साथ। और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट तो है, वो कहीं पे भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। एम आई हुँ, राइट? जब बिल्कुल। ये नहीं कर सकते तो एज़ ए प्रेज़िडेंट उसको ये नहीं करना चाहिए था। मैं उसे जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। हुँ, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि आपके यहाँ इस्लाम में किस जगह पर कहा गया है कि जी आपके अगर आपके कोई खिलाफ है, रसूल की ले लें आप बात, उसके बाद आप खुलफा की ले लें। उनको कभी ये कहा गया कि ये आदमी नहीं मानता तो इसको कत्ल कर दो या इसको मार डालो। इस्लाम में सबसे बड़ा जुर्म कत्ल है। बिल्कुल, अब इन सारी चीज़ों को एक जगह लेके चलना है और ये कितना दुश्वार है। बीइंग ए जर्नलिस्ट आप मुझसे भी बेहतर जानते होंगे, क्योंकि बिल्कुल। हम तो थोड़ा-सा क्लोज़ हो गए। हुँ, कि हम आके यहाँ बैठ गए और हमें ना उर्दू पढ़ने, ना हिंदी से, ना किसी चीज़ से हमारा ताल्लुक ख़त्म हो गया। अब हम अपने तौर पे जितने एफ़र्ट्स कर सकते हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों को अगर आप जमा करें, तो जमा करके ये होता है कि ताली एक हाथ से नहीं बज रही, ताली हुँ, दोनों तरफ से बज रही। हुँ, गलत आदमी उधर भी है, गलत आदमी इधर भी है। लेकिन इस चीज़ का हल जो है वो क्या है? हल हुँ, ये है कि आप अपना मुकदमा पेश करें अच्छे तरीके से। आप उसको कोर्ट में जाएँ, आप बात करें, आप पूरी कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठा करके आप किसी तरीके से उनसे लड़ें, उनको बंद करवाएँ इस चीज़ को, कि वो हुँ, कार्टून भी बंद हों और ये सारी चीज़ें भी जो तकरीबन शुरू हो चुकी है ये बात। हुँ। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि आपको एक मिसाल के ऊपर, मुझे नहीं पता क्योंकि आपने कहा था 15-20 मिनट नहीं, का नहीं, टाइम कोई है। इश्यू नहीं है, आराम से बात कीजिए, कोई मसला आप मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप नहीं। मुझे ये बताइए कि आप भी मुसलमान हैं और मैं भी मुसलमान। हुँ, हुँ, मैं बात इसलिए अपनी कर रहा हूँ कि हम तीसरे जी, आदमी को नहीं डालते बीच में। जी, जी, जी। अब मैं यहाँ से उठ के या पाकिस्तान से उठ के अगर इंडिया जाऊँ और मैं ये कहूँ आप मुझे नेशनैलिटी दे दें, मुझे वहाँ रहने दें, तो रहने देंगे आप? या मैं हुँ, बगैर वीज़े के आ जाऊँ, आप रहने देंगे वहाँ? ज़ाहिर है आप नहीं, कहेंगे कानून आप कानून के मेरे भाई हिसाब से ही चलना है। बीइंग ए सादात सब कुछ है, आप मेरे भाई हैं, सब कुछ है, ठीक है, मैं आपको आप आ जाएँ पाकिस्तान बगैर वीज़े के, आप नहीं आ सकते। बिल्कुल। यहाँ नहीं आ सकते आप, ठीक है ये बात? हुँ, हुँ, मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब आप मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, दुनिया भर से लोग यहाँ आ जाते हैं, बगैर पेपरों के होते हैं, बगैर वीज़े के होते हैं, यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है? उनको पैसे भी देती है, उनको मेडिकल एड भी देती है, उनको जहाँ तक होता है घर भी प्रोवाइड करती है, वो नौकरियाँ भी करते हैं। यहाँ लड़कियों से वो शादी करते हैं और उनकी वो शादी एक्सेप्ट भी होती है। उसके बाद उनके पास नेशनैलिटी भी, तो मुझे बताएँ, क्या ईरान मैं जाऊँ कि मैं कहूँ जनाब मैं सैयद हूँ, मैं ईरान जा सकता हूँ बगैर वीज़े के, देंगे वो मुझे रहने? हुँ, हुँ, मैं वहाबी हूँ, मैं जाता हूँ जाके सऊदी अरब और सऊदी अरब से कहता हूँ जनाब मैं तो बिल्कुल जनाब आपका ही बंदा हूँ, आ गया हूँ, वो रहने देंगे? हुँ, मैं सूडान चला जाता हूँ जहाँ अहले सुन्नत हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनली वो सुन्नी है, मैं जाऊँ मैं जनाब हनफी हूँ, मैं आ गया। मैं माली च या वहाँ चला जाऊँ, मैं कहूँ जी मैं मालकी हूँ, कोई एक्सेप्ट करेगा मुझे? नहीं हुँ, करेगा ना। नहीं, तो अब नहीं। इन चीज़ों को भी सोचना चाहिए कि ब फिर उसके बाद एक बात आ जाती है जो कि मैं आपकी वसातत से लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, वो जी, ये जी। कि आप बताइए कि एक मौलवी यहाँ वो ये कह रहा है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। हुँ, टीवी पे वो आके ये कह रहा है कि इताअत करो अल्लाह की, रसूल की और उलिल अम्र। उलिल अम्र कौन है? अब मुझे बताइए, मैं मुँह से अपने कहना नहीं चाह रहा, कि आप हुँ, मुझे बताएँ। तो जब आप ये कह के इताअत कर रहे हैं, तो फिर आप करें। हुँ, अच्छा, दूसरी तरफ जो कह रहा है कि नहीं, कि हुँ, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र जो है वो सिर्फ़ मुसलमान बादशाह है। अब हुँ, मुसलमान बादशाह यानी तो मेरे लिए तो इमरान खान की इताअत है।
आपके लिए मोदी साहब की इताअत है। तो ये हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। इट इज हाँ। नॉट फैक्ट। फैक्ट कुछ और है। लिहाजा जब आप अपनी हकीकतों से दूर जाएंगे तो लाजिमी बात है कि आप परेशान होंगे। आप दूसरे मुल्क, अब आपको यहाँ पर जनाब कारोबार नहीं है तो पैसा, चाहे आप इंडियन है, चाहे आप पाकिस्तानी है, चाहे आप कहीं से भी हैं, आप गवर्नमेंट दे रही है तो आप खा रहे हैं, ठीक है, आप कर रहे हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, फिर मार्कों से कोई लड़ाई नहीं है। हम्म, आपको कानून के मुताबिक, आप हम्म, जानते ही होंगे कि यहाँ पर अगर एक आदमी कर रहा है और जॉब उसकी खत्म हो जाती है तो गवर्नमेंट उसकी जितनी तनख्वाह है उसकी तनख्वाह उसको 1 साल तक देती है। मुझे बताएं, देता कोई? कहीं। सारी मराद के बाद भी हम ये नहीं कहते कि वो हमारे जज्बात से कोई खेले, हमारे नबी को, हमारे रसूल को, हमारे इमामों को या किसी हो, हमारे बुजुर्गों की कोई बेइज्जती करे, ये पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन उसके अंदर ये होता है कि आप अपना किरदार ऐसा करें। फिर एक मिसाल मैं देता हूँ, जैसे आपने भी मुझे इजाजत दे दी, जो कोई भी नहीं, मैंने नहीं सुना किसी से, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ। मैं एक बात ये कहता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप किसी भी नजरिए से देखें कि उन्हें 40 साल के बाद उन्हें नबूवत मिली या उन्होंने ऐलान नबूवत किया, ये मेरी बहस नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आपकी वसादत से एक बहुत बड़ा मैसेज है जो मैं आज से नहीं, शुरू से कह रहा हूँ। आज ये है कि शायद और किसी के कान में पड़ जाए ये बात, वो ये है कि 40 साल तक उन्होंने क्या किया? क्या किया उन्होंने? उन्होंने किसी यहूदी को कहा मदीने से निकल जाओ, या लड़ाई की, या मक्के में कहीं लड़ाई की, या किसी से कुछ कहा कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये हो? किसी को कुछ नहीं। मशहूर कैसे हुए? सादिक, अमीन, सब कुछ। और वो वाकया जिसमें उन्होंने ऐलान नबूवत किया कि लोगों के बारे में, आप तारीख पढ़ लें, तारीख में लिखा हुआ है कि जिसके पास पत्थर पड़ा हुआ था वो पत्थर पे चढ़ गया, जो घोड़े पे था वो घोड़े की रकाबों में खड़ा हो गया, जिसके पास दरख्त था वो दरख्त पे चढ़ गया, और उन्होंने कहा कि ए अब्दुल्ला के बेटे, हमारी आंखें देख रही हैं कि पहाड़ के पीछे कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि यहाँ से पहाड़ के पीछे से हमला होने वाला है, तो चूंकि तुम कह रहे हो ना, तो हम मान लेंगे। ये बात तो हम मानने को, लेकिन नबी जो है ना वो बर्दाश्त, वो हम नहीं कर सकते। कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना। अच्छा, अब ये किरदार है हमारे पास। उन्होंने 40 साल, मैसेज मेरा ये है ऐसे। और काजिम साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको जो है वो अच्छे तरीके से, बिल्कुल वो इसलिए ये है कि 40 साल नबी ने, जो नबी था, खत्मुल नबीयीन और नबियों का सरदार था, उसने 40 साल लगाए क्या कहने के लिए कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, जो सच बात थी, जो सच। हम कहीं पे 40 मिनट या 40 सेकंड सोचते हैं ये बात कि यार हमें ये बात कहनी है, और ये बात कहने के लिए हम इतना टाइम अपना आप। तो अब बात जो है वो लुबे लुबाब मेरा ये है कि भाईजान, आप यहाँ रहते हैं, अपने किरदार से मनवाएं, आप अपने किरदार से मनवाएं। ये तोड़ फोड़, ये वो, ये सब कुछ हमारे यहाँ जायज नहीं है। हमारे यहाँ जो ये है कि आप गवर्नमेंट से डिस्कस करें, और फ्रांस गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है। आपके जब आधे मौलवी करें, जो हमारे यहाँ इंडियन, पाकिस्तानी या मुसलमान जो है, वो तो हमारे तो इतना बड़ा कोई इदारा है ही नहीं कि जो इनसे कांटेक्ट कर कुछ कर सके। लेकिन अरब, अलजायर के, मराकश के जो लोग हैं, जिनके पास है, और उनके कॉन्टेक्ट चल रहे हैं, उनके नेगोशिएशन हो रही है, तो उसमें अब इस चीज को थोड़ा सा जो है वो टाइम तो लगेगा। बाकी ठीक है, कंडेम मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन असल जो है वो आपका किरदार किधर है, आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर। जी, आपने आपने दो तीन चीजें कही, वो बहुत ही अहम है और हकीकत पर मबनी है। एक तो ये कि कम इल्म के साथ मौलवी बन जाता है, यानी वो मजहब को ठीक से नहीं समझता। बिल्कुल। दूसरा जो बात आपने कही वो अल्लाह और रसूल और उलुल अम्र की इताअत करो, इसका तो तर्जुमा सऊदी अरब से बांटे जाने वाले कुरान में जो कुछ कहा किया है, उसमें उलुल अम्र बता दिया, इस गवर्नमेंट ऑफ द डे, वो किसी भी लुच्चे लफंगे किसी की भी हुकूमत हो, उसको मान लो। तो ये इसका इसका एक बहरहाल एक असर सामने नजर आता है। फिर एक तीसरी बात जो है, जो मैं भी लंदन वगैरह गया हूं, वहां मैंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोटेस्ट वगैरह देखे हैं जिसमें वाकई बिल्कुल गैर मुनासिब लगता है। वो जो वहाबियत की वजह से जो इस्लाम का चेहरा मस्ख हुआ, जी जी वो जी। वो ही असल परेशान करने वाला बज़ाहिर नजर आता है। और दूसरी तरफ से ये भी महसूस होता है कि खुद वहाबियत का जो नजरिया है वो इजराइल की दी हुई पैदावार है, ताकि इस्लाम का चेहरा मस्ख किया जा सके और उसके बहाने
पूरी दुनिया में, चाहे आप टेररिज्म का खेल खेल लें, चाहे कोई भी और कारोबार कर लें, वो सब उस नजरिए की वजह से दाइश की शक्ल में हम लोगों ने सीरिया में और इराक में देखा क्या कितना कितना जुल्म किया है। और आप अफ्रीका के अल शबाब से लेकर के और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन तक, आप सब कॉन्टिनेंट तक आ जाएं, सब सब वो उसी नजरिए के लोग हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या जो सरकारें इसको एक तरफ तो कंटेन करने की बात करती हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, ये खुद ड्यूअल पॉलिसी जो है इन हुकूमतों की, वेस्टर्न मुल्कों की, उनको आप कैसे देखते हैं? काजी साहब, यहाँ पर 2-3 चीजें हैं आपके इस एक ही सवाल के अंदर, और वो 2-3 चीजें जो मेरी नजर के हिसाब से मेरा विजन जो है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो अभी आपने कहा, और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, दाइश को आपने नहीं पैदा किया था, तालिबान को आपने नहीं पैदा किया था, किसी मुसलमान मुल्क ने नहीं पैदा किया था, किसी ने कुछ नहीं किया था, यही सऊदी अरब था का पैसा था, वही अमेरिकन का पैसा था, वो था, हिमायत उनको हमारे यहाँ से भी थी। हमारे यहाँ जो सिर्फ मित्रा के ज़माने में जिस वक़्त कुवैत के ऊपर अटैक किया, उस पे आने की बारी आई थी, तो उसने इनकार किया था, और उस वक़्त जो था हमारा जो फ़ौज गई थी यहाँ से फ्रांस से, लेकिन उन्होंने उसको रोक दिया था कि वो अटैक नहीं करेगी, वहाँ मौजूद है, लेकिन नहीं, हम पार्टिसिपेशन करेंगे, लेकिन हम हमला नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं। पैसा उन्होंने दिया अफ़गानिस्तान में, अपने जो कुछ भी उन्होंने किया, पाकिस्तान का बेड़गर किया कर रहे हैं, वरना हमारे आपके दरमियान क्या पड़ा है? किसी जी जी किस्म की बिल्कुल। कोई कुछ नहीं, लेकिन अगर जो है जिसमें फिर वही बात आती, चूँकि आपने मुझ पे पाबंदी लगा दी है तो मैं नहीं कर नहीं रहा। नहीं नहीं, पाबंदी पाबंदी नहीं, क्योंकि देखिए मैं एक बुनियादी एक बात बताता हूं, मैं खुद अपने व्यूवर्स से अक्सर ये बात कहता हूं कि जिन लोगों का कारोबार हथियार बेचने का है, वो हुँ, अमेरिका हो, इजराइल हो, वेस्टर्न ममालिक हों, उसमें फ्रांस भी ज़ाहिर है शामिल है, जर्मनी, तो यूके, तो इनका इनका एक मुसलसल काम करने का तरीका ये है कि मुल्कों में, पड़ोस के मुल्कों में आपस में टेंशन बनाई जाए, चाहे वो ईरान और सऊदी अरब के बीच में हो, चाहे पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में हो, और वो हथियार बेचते रहें, उनका वो कारोबार भी चलता रहे और ये मुल्क कमजोर भी रहें। तो ये एक तकरीबन मुसल्लम उसूल है, उनका तरीका यही है। तो जी, आप फिर कुछ कहना चाह रहे देखिए, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपने मेरी बात मुकम्मल कर दी। अब मसला जो है कि ये तो उनका तरीका है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हम हैं? अपने यहाँ से खाली क्यों हैं? आज राइट। आप एक बात, मैंने एक दफ़ा ऐसे ही था, अभी इतना बड़ा नहीं था, तो मैंने कहा कि अपनी बड़ी सिस्टर से मैंने ये बात की, मैंने कहा वो बहुत चालाक है। हुँ, तो मेरी बड़ी सिस्टर ने जो वो भी प्रिंसिपल होके अब रिटायर हो चुकी हैं, तो उस वक़्त हम लोग भी इतने बड़े नहीं थे, तो उन्होंने ये कहा कि तुम बेवकूफ़ क्यों हो? हुँ, सही। यानी वो चालाक हैं तो तुम बेवकूफ़ क्यों हो? अब आप मुझे राइट। देखें कि इकबाल का एक शेर है कि हुँ, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काश गए, है ना? हुँ, अब मैं हुँ, मज़ीद नहीं पढ़ता। अब हुँ, इसको आप देखें कि यहाँ से लेके ना वो सूडान से लेके और आप वो मलेशिया तक और उधर तक इंडोनेशिया तक चले जाएँ, विद द हुँ, इंक्लूडिंग ऑफ इंडिया, ठीक है हुँ, जी? हुँ, बिल्कुल। देखें कि आप मैन पावर है, सोर्सेज़ हैं, सब कुछ है, तो फिर आप जूतियाँ क्यों खा रहे हैं? आई एम सॉरी टू से कि हाँ, क्यों बिल्कुल। मुसलमान चिपका हुआ है, क्यों वैसा है? उसकी वजह क्या है कि आप लोगों का नज़रिया-ए हुक्मरानी जो है, वो है हाँ, कि जो आपके ऊपर हुकूमत कर रहा है वो सच्चा है। जब वो सच्चा है हुँ, तो फिर आप करते हैं, बर्दाश्त हुँ, करते जाएँ, फिर यही होगा। जब आपने सही। हकीकत छोड़ दी, कुरान आपने काहे के लिए रखा है? लोगों को बख्शने के लिए, मुर्दों की बख्शिश के लिए आप हाँ, कुरान नमाज़ आप क्यों पढ़ते हैं? जन्नत में जाने के लिए। हाँ, वरना आप नमाज़ भी नहीं पढ़ते। हलाल आपके लिए क्या है कि जो आपको मिल जाता है खाते हैं हलाल। रमज़ान आप रोज़ा रख के आप कहते हैं मैं मुसलमान हूँ। ये हमारे यहाँ जो मैं आपकी जी, मतलब जी, जी, इंडोपा की बिल्कुल। नहीं, एक जनरल जनरल बात है, बिल्कुल। मैं आपको अपने रेस्टोरेंट की एक बात बताता हूँ। हाँ, मैं उसी पॉइंट पे एक मिसाल ऐसे ही मैं आपको दे रहा हूँ। जी, रेस्टोरेंट में एक साहब आए, एक हाथ में उनके बियर का डब्बा था और गले में हाथ में लड़की थी और आके हाँ, उन्होंने पूछा कि क्या हलाल गोश्त आपके पास गोश्त हलाल है? हाँ, तो मैं थोड़ा-सा, क्योंकि बेसिकली मैं कमर्शियल आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन कमर्स हुँ, कर रहा हूँ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाईजान ये जो आपकी फ्रेंच में बात हुई, मैंने कहा ये जो आपके हाथ में 2 चीज़ें हैं, ये हलाल हैं? हुँ, तो अब हलाल, अब अंदाज़ा लगा लें ये हमारा इस्लाम है, जी, ठीक जी, है? जी, अब आ जी, जाती बात यहाँ पर जो आपने बात की कि क्या हम ये देख रहे हैं कि जो वो लोग कर रहे हैं। सबको पता है, यूरोपियंस को भी पता है कि उन पे किसने इन्वेस्टमेंट की। तालिबान तालिबान जहाँ पर जिनके पास छत नहीं थी, मकान नहीं था, उनके पास कैसे-कैसे टेलीफ़ोन और कैसी-कैसी गाड़ी। यहाँ आज तक रेलवे लाइन नहीं है, सड़क नहीं है, वो क्या सब कुछ, नतीजा क्या निकला? हुँ, नतीजा क्या निकला? जी, इसी तरह हमारे आपके दरमियान जो बात नहीं भी करनी थी, लेकिन हाँ, एक इशारतन मैं कह
बिल्कुल। अगर आप हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया ना आपने कहा ना मैंने कहा, हम्म, हिंदुस्तान, इंडिया नहीं जी कहना चाहिए, हिंदुस्तान जी एक जी चिड़िया थी और आज भी है कि नहीं है, कि अगर जी जी सब हम इकट्ठे थे और हमारे दरमियान उसी तरीके से काम चलता, जरूरी नहीं है कि हमारा पाकिस्तान के हमने बना लिया या पाकिस्तान हमारा है तो हमें हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें पाकिस्तान दिलो जान से चाहिए, सब कुछ है। लेकिन अगर हमारे दरमियान जंग खत्म हो जाए, अगर हम लड़ना छोड़ दें, तो हम जी, गरीबों के लिए वही पैसा इस्तेमाल करें, दोनों मुल्क करें, और हम बेशक कहाँ बेशक से कहाँ, ठीक है ना? अच्छा, बेशक। फिर मुगलों के ज़माने में आप देखें और आज के ज़माने में देखें, आज हम्म, सरकार किसकी? उनकी अपनी। हम्म, लेकिन क्या उनको, आपकी मैं अपनी बात नहीं कर रहा, क्या हाँ, उनको माइनॉरिटीज़ की बात नहीं, क्या मेजॉरिटी को वो हकूक हासिल हैं, जो मुगलों के ज़माने में उनको हासिल थे? नहीं हम्म, है ना? जी अच्छा, जी जी आपके पास जितनी चीज़ें हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हम्म, दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ पाकिस्तान, मुगलों ने ही बनाया था ना, हमने क्या बनाया? सही तो सही। इसलिए ये बात जो है इन लोगों के लिए, हर जो बात इसराइल पे डाल दें, ये जान छुड़ाने वाली बात है। आप क्या कर रहे हैं? इसराइल कर रहा है तो सही कर रहा है ना। आपको आपके मुल्क के लिए, इसराइल को अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए लड़ना ही लड़ना है। आप क्या कर रहे हैं? आपके पास था, आपने सऊदी अरब जो था, उसका क्या किया? आपने जिसको अरब था, हिजाज़ था, आपने उसको सऊदी अरब बना दिया। आपने लड़ा। आपके यहाँ मिस्र ने क्या किया? उर्दन ने क्या किया? सब कुछ ये सारे इलाके जो हैं वो क्या है? हम्म, ये सही। सारी चीज़ें जो इनके ऊपर कोई आपकी मुस्लिम उम्मा की जो कमेटी है, आपकी जो एक यूनाइटेड मुस्लिम जो काउंसिल बननी चाहिए, जो होनी चाहिए, वो क्या कर रही है? आप आपस में नहीं इकट्ठे होते तो आप किसी से कैसे लड़ सकते हैं? असल बात जो है वो यही है कि जब तक आप अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से नहीं पकड़ेंगे, तो आप किसी तरफ नहीं जा सकते। आपका हम्म, कोई हाल नहीं होगा, और हम्म, उसमें जो है वो कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं कि जो शायद मुनासिब नहीं है, जी कि जी जब तक आपने असल रास्ता जो सिरात मुस्तकीम छोड़ दिया है, तो फिर आप हम्म, भटकेंगे ही और क्या करेंगे? अब आपके सवाल का तीसरा हिस्सा है। वो तीसरा हिस्सा ये है कि इनके हमारे यहाँ एजुकेशन रेट क्या है? हम्म, मुस्लिम हम्म, कंट्री में, ऑल द मुस्लिम कंट्रीज़, हमारे एजुकेशन रेट क्या है? अब हम मुकाबला करने चले जाते हैं दूसरों को, हम बुरा कहते हैं, लेकिन जब कोई बात, मिसाल के तौर पे किसी से मैंने कहा कि भाईजान ये जो आप बात कर रहे हैं ये गलत है, कोई बात नहीं, तारीख ही ले लें, हम्म, मज़हब ही ले लें। आपने कहा नहीं जनाब ये ऐसे नहीं है ऐसे, वो कहने लगे जी नहीं, नहीं, नहीं ये ऐसे है। मैंने कहा भाईजान इसका कोई हवाला दें ना, क्या तो ये आपने कहा, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है। समझ आ रही है ना हाँ मेरी बात? हाँ कैसे है? तो वो कहने लगे जी वो किताब फलानी तो मैंने पढ़ी नहीं। मैंने कहा आप देख लें। हम्म, तिरमिज़ी देख लें, वो देख लें, कुरान के देख लें, तफ़सीर उसकी पढ़ लें। कह रहे नहीं वो तो हमें नहीं। अब आपने जब पढ़ी ही नहीं है, आपने कुछ कर तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप बस जी मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान। इस तरह से नहीं होता। आपको अपना, मैंने अभी भी आपको एक मिसाल दी थी जिसको आपने पता नहीं नोट किया है कि 40 साल एक सच्चे नबी ने, नबियों के शहंशाह ने लगा दिए, ये कहने के लिए कि मैं नबी हूँ। और हमारे पास 40 मिनट नहीं है कि हम ये मनवा सकें कि यार हम क्या हैं। जी तो जी ये जी एक बहुत बड़ा मैसेज है जो अगर समझा जाए तो। जी जी। अच्छा जाहिद नकवी साहब, मैं एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो सकता, लेकिन एक सवाल। फ्रांस वाले मामले में तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान काफी आगे बढ़ करके बोल रहे हैं। कभी कहते हैं मैक्रों को दिमाग का इलाज कराना चाहिए, कभी कहते हैं कि फ्रांस को कब निजात मिलेगी मैक्रों जैसी एक मुसीबत से, क्राइसिस से, और वगैरह वगैरह। वो अपने आप को ऐसा महसूस होता है, और आम तौर पर जो वो जहालत के वजह से बहुत से दुनिया के कुछ मुसलमान ऐसा भी महसूस करने लगे शायद वो खिलाफत उस्मानिया ले आएंगे वापस, और पुराने दिन वापस आ जाएंगे। तो ये जो मैक्रों के और अर्दगान के बीच में जो टकराव की सी हालत है, बल्कि मैक्रों तो अपने एक तरह से डिफेंसिव सी हालत में बीच बीच में आ गए, लेकिन तुर्की के प्रेसिडेंट अब भी काफी ऑफेंसिव हैं, काफी इस किस्म के बयान दे रहे हैं। आप इसे कैसे देखते देखिए, बात आ जाती है फिर वही हैं? कि अगर आपकी और मेरी हो जाए लड़ाई, हम्म, अल्लाह ना करे, हाँ जी जी तो ठीक है, आपकी मेरी हाँ लड़ाई, या जैसे हम 2 कंट्रीज़ हैं, आपने मुझ पे हाँ बैन हाँ लगाई हुई है, लेकिन हाँ मैं ठीक बाज़ नहीं आ हाँ ठीक है तो ये हमारे दरमियान लड़ाई काहे की है? क्या मसला है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान? कुछ नहीं है। जी लेकिन जी मोदी साहब, चाहे उन्होंने इलेक्शन लड़ना हो, हाँ चाहे उन्होंने कुछ और करना हो, वो जब तक पाकिस्तान के ऊपर 2-4 बमबारी ना कर लें, नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जो सियासतदान है, जब तक इंडिया पे बमबारी ना कर लें, जिसका नतीजा कोई नहीं। अच्छा, आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और आपके यहाँ जो दिल्ली में एक माल्टे बेचने वाला है, गंडेरियाँ बेचने वाला है, एक कबाब वाला, उसको भी पता है।
लाहौर में भी यही हाल होगा, सबको पता है कि ये सब फ्रॉड है, झूठ है, कुछ नहीं। अच्छा, अब मसला ये है कि लीडरशिप जो है, मुस्लिम लीडरशिप जो किसी के हाथ में नहीं है, वो कौन नहीं चाहते? इमरान खान साहब को नहीं चाहिए, वो नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे, ठीक है। भुट्टो जैसा आदमी तो कभी कभी पैदा होता है, तो अब और उसने ये नहीं कहा था कि मैं लीडरशिप, उसने सबको इकट्ठा किया था और कर लिया था उसने सब कुछ। यहाँ तक कि जो हमारा सबसे बड़ा जो हमारे साथ दुश्मनी थी इंडिया की, इंदिरा गांधी ने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे भी बुला लो, हमारे पास आपकी आबादी से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी करूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि अर्दगान साहब जो ये कह रहे हैं, तो उनका जज्बा अपनी जगह है, सब कुछ है, सब ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए कि वो नो डाउट कि वो खिलाफत उस्मानिया के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है कि ये 2021 में गालिबन कि वो जो रास्ता है समंदरी रास्ता, उसके ऊपर से 100 साल पूरे हो जाएंगे और वो उनके उसमें आ जाएगा। तो तुर्की जो है 2023 अपनी में, 23 में 2023 में जी, 23 में, सॉरी सॉरी हाँ 23 में, हाँ 23 में वो खत्म हो, जब वो खत्म हो जाएगा तो तुर्की एक पावरफुल कंट्री बन जाएगा, ठीक है जी, वो रास्ता है। अच्छा, इधर हमारे यहाँ जो है ये जो इस पे काम हो रहा है बंदरगाह के ऊपर चाइना के साथ मिलके, सी पैक वाला मसला, इससे भी काफी डेवलपमेंट होगी, ये सारी चीजें जो आके, तो अब इक़्तिदार जो है वो काज़मी साहब के पास आएगा या नकवी साहब के पास आएगा? अड्डा तो ये है। अब नकवी साहब और काज़मी साहब एक ही बरादरी से एक ही जगह से बैठे हैं, लेकिन वो खींच रहे हैं एक दूसरे को, तो ये चीज है। अब रहेगी बात, अगर इतनी बात होती तो आज सलमान वो जो था रुश्दी था, क्या नाम था उसका, सलमान जिसने रुश्दी, सैटेनिक वर्सेस वाला। हाँ जी, तो वो कैसे जिंदा है? अगर आपके अंदर इतनी पावर थी कि आप इतने बड़े लीडर थे, तो कैसे जिंदा है? आपके पास वो जो बांग्लादेश की थी, वो कैसे जिंदा है? वो कहाँ चली गई, क्या हुआ? अच्छा, जिंदा का मतलब, मेरा मतलब जो होता है वो किसी आदमी को गला दबा के मार देना या कत्ल कर देना नहीं, आप उसकी बेकुनी करें, आप उस मसले को, जैसे शमुल पाटी को कत्ल कर दिया, तो क्या खत्म हो गई बात? बात बढ़ गई, खराब हो गई। जाहिर है। वो अपनी अंदर रहता, कुछ करता रहता, अपने अंदर रहता, जो था उसका मुकाबला उसी के बाद से कर, जैसे उससे पहले किया गया कि उसके ऊपर लोगों ने केस किया था, उसके ऊपर जाके पुलिस थाने में उस पर रिपोर्ट की गई थी, उस पर सारा ये सिलसिला चल, बीच में से अचानक उठा कहीं से आके, अब इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? तो यही चीज जो है वो उर्दगान साहब जो है वो कर रहे हैं। उर्दगान साहब को क्या सारे तुर्की पसंद करते? या उर्दगान साहब में इतनी कैपेबिलिटी है? ठीक है, एक अच्छा आदमी है, बहादुर आदमी है, बड़ा कुछ है, वो करना चाहता है कुछ, चलो सबको इकट्ठा करने की, लेकिन सबको इकट्ठा करने के लिए मेरे नजदीक जब तक मुस्लिम उम्मा इकट्ठी नहीं हो सकती, जब तक सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सुलह नहीं हो सकती। और सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सुलह के लिए हम हमेशा से जिसको कहते हैं लैम एक्सक्यूजेज लाते हैं कि जी इसराइल ये कर रहा है, यार इसराइल कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या है? तुमने क्या किया? इसराइल कर रहा है तो इसराइल का राइट है उनका, वो आज से नहीं, वो सदियों से नहीं, कब से आबाद है उस इलाके में, तो आपने उनको निकाल के बाहर किया, वो फिर आ गए, तो ये ठीक। आप क्या कर रहे हैं? आपके हाथ में क्या है? आपने क्या किया? फलस्तीन का आधे से ज्यादा इलाका आपके पास है, उर्दन के पास है, मिस्र के पास है, इन आप अगर यही है तो प्यार मोहब्बत से जैसे हमारे यही है कि हम आज कश्मीर का मसला हल कर लें, तो हमारे और आपके दरमियान वो सोने की चिड़िया फिर बन जाती है। जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो अलग है, बांग्लादेश अलग हो गया, तो ये सारी चीजें नहीं, हम हैं तो एक ही जगह पर, हमारे पास सारी चीजें तो वही है ना। अगर हम प्यार मोहब्बत से चलें, एक दूसरे की उससे मोहब्बत और प्यार से चलें, जंगें ना लड़ें, नफरतें खत्म कर दें, तो हम सोने की चिड़िया हैं। यही साहब मुसलमानों के लिए है कि मुसलमानों को पहले, सबसे पहली बात जो है वो मैं ये आपके साथ से कहूंगा कि मुसलमान एर्दोगान साहब को चाहिए, बल्कि यहाँ पर अगर छोटा सा मुझे एक टाइम दे तो मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि जिस जी जी वक्त बताइए। इसराइल आजाद, जिस वक्त इसराइल आजाद हो गया, सब इकट्ठे हुए, काजमी साहब भी, नकवी साहब भी, हम सब मिल के पहुंच गए और जाके उस उनके एक बहुत बड़े जो उनका वो था सिनागोग का जो उनका बड़ा, जिसको आप कह रहे हैं कि उनका एक बड़ा आदमी था, मजहबी बड़ा स्कॉलर था और वो बड़ा करता धरता था मजहब का, उसके पास जाके उन्होंने कहा कि जी ऐसा करें कि अब जब इसराइल बन गया है तो अब हम इतनी बड़ी एक कोई चीज बनाएं जैसे मस्जिद अक्सा है या खाना काबा, जिसको लोग देख के तो हमारी तरफ जो है वो आना शुरू। तो उसने कहा नहीं, उसने कहा नहीं, ये ना करो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये कैसे नहीं? उसने कहा पता है क्या करो, एक यूनिवर्सिटी बनाओ बहुत बड़ी और उसके अंदर हर किस्म का इल्म जो है वो वहां लाओ और उसको ला के पढ़ाओ पढ़ाओ ताकि उसके। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इतनी सी कम्युनिटी है, वो इतना सा मुल्क है,
ठीक है, पूरी दुनिया पे कैसे हुकूमत कर रहा है। आप कहें, मैं भी कहूँ, किसी से भी कहें, वो कहेंगे इंडिया, वो अमेरिका पे हुकूमत जो है वो अमेरिका पे उन्हीं की हुकूमत है, यूरोप पे उन्हीं की हुकूमत है, वही संभालते हैं। अब एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताऊं इसमें, जो शायद आप बीइंग ए जर्नलिस्ट इस बात को एक्सेप्ट करें, आम तौर पे नहीं। आज की ये जो जंग है यूरोप के हालात खराब होने की, ये सेम वही चीज है जो हमारे यहाँ हालात खराब किए जाते हैं, हमारे यहाँ मजहब के नाम पे किए जा रहे हैं, यहाँ पर भी यही कुछ लाया जा रहा है। यहाँ पर इनके अंदर प्रॉब्लम नहीं हो सकती, यूरोपियन नहीं लड़ सकते, तो हम लोगों की वजह से आप देख रहे हैं कभी येलो जैकेट वाले सड़क पे आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कभी यहाँ हड़तालें हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि पहले डॉलर पूरे वर्ल्ड में एक बादशाह के तौर पे था, अब डॉलर के मुकाबले में यूरो आ, जब यूरो आ गया है तो बिजनेस यूरो और डॉलर के अंदर तकसीम हो गया। अमेरिकन को ये पसंद नहीं है, कि वो कहते हैं कि किसी भी तरह, और यही वजह है कि इंग्लैंड ने यूरोप से बाहर निकल गया, यानी यूरोप का पूरी कंट्री जो था वो यूरोप की उस टीम से बाहर निकल गई। तो ये सारी चीजें जो है ये समझ आनी चाहिए कि ये क्या है, अब उसको कैसे लाए। फ्रेंच तो फ्रेंच से नहीं लड़ेगा, हम ही आप बेवकूफ बनेंगे ना, तो हम लड़ेंगे उसमें, फिर कहीं पे कार्टून आ जाएंगे, कहीं के अंदर जनाब कोई मर्डर हो जाएगा, कहीं पे मस्जिदों का मसला आ जाएगा। अब मस्जिदों का जो आपका पहला मेन क्वेश्चन था, आप मुझे ये बताएं कि अगर मस्जिद के अंदर कहीं या मंदिर के अंदर या किसी गुरुद्वारे में या कहीं इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी गलत बात होगी तो आप कंट्रोल करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल। तो यहाँ पर भी अब उसमें फिर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, किसी के साथ नहीं हो रही, ये एक बात है। फिर एक कोरोना भी है, कोरोना की वजह से इस वक्त तकरीबन सब कुछ ही बंद है, कहीं पे भी कुछ नहीं हो सकता। तो इन सारी चीजों को देख के ब्राइट माइंडेड हो के हमें सिर्फ, बजाय इसके कि दूसरे की तरफ उंगली, जैसे यही है अभी मैंने आपके सामने याद कि ये बिल्कुल दूसरी की उंगली आपकी तरफ तो उठ रही है, लेकिन ये बाकी की चार मेरी तरफ आ रही है, तो मुझे सही। अपना देखना है कि मैं क्या हूँ। और यही मेरी रिक्वेस्ट है तमाम कम्युनिटी से, तमाम मुस्लिम उम्मा से, कि प्लीज बजाय इसके कि आप कोई अंजुमन ऐसी बनाओ जो जंगें लड़े, उसके बजाय ऐसी बनाओ कि जो तालीम का काम करे, जो इल्म दे, और इल्म के अंदर जो है वही इल्म है जो आपको चाहिए। और इल्म के लिए फिर वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का एक कॉल है कि उन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर या इंजीनियर ही इल्म नहीं है, इंजीनियरिंग आप कमर्शियल लाइन में जा सकते हैं, आपके यानी हर लाइन हर फील्ड जो है वो एक इल्म है। तो जब बिल्कुल तक आप पढ़े लिखे दो, पढ़े, और नबी अकरम ने भी यही कहा था कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने जनाब सोच लिया बस जन्नत है, कोई पाँव दबा दबा के जन्नत निकालता रहा, कोई किसी तरह, ये नहीं है मतलब इसका। इस हदीस को समझने की कोशिश अगर करें तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि अगर माँ अच्छी होगी तो औलाद अच्छी होगी, जब औलाद अच्छी होगी तो घर अच्छा होगा, जब घर अच्छा होगा तो माशरा अच्छा होगा, जब माशरा तो शहर कंट्री सब अच्छा, जब सब कुछ अच्छा होगा तो जन्नत का नमूना यही है ना, यही बनेगी, ये है माँ के। अगर माँ ही गलत हो तो कभी भी बाप जो मर्जी कर ले, बच्चे अच्छे नहीं हो सही सही। सकते। मेरी बात बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद नकवी साहब, आपने पेरिस से हमें वक्त दिया। हमारे दर्शकों को, सामीन को, नाजरीन को आपने बहुत सी चीजें बताई, और ख़ास तौर पर जो कमजोरियां हैं खुद मुसलमानों के अंदर या एशियंस के अंदर, या जो दूसरे मुल्कों से वहां जाकर के बसते हैं, बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर पहुंचते हैं और तमाम हुकूक उन्हें मिल जाते हैं, ऐसा इन अपने एशियन मुल्कों में ये सब मुमकिन नहीं है। हत्ता कि अफ्रीका के मुल्कों में भी ये मुमकिन नहीं है। जिस तरह से लोग वेस्ट में, जिस तरह से यूरोप में या अमेरिका में भी जाकर के बसते हैं, ये वाकई बहुत है। ही। जी। यहाँ पर एक छोटी सी बात और मैं करता चलूँ, आपने एक पॉइंट दिया है, मैं आज से नहीं, मैं बहुत पहले से ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे 4 बच्चे हैं ना, तो 2 को तुमने काम पे डाल दिया तो 2 को कम से कम यहाँ पढ़ा लो कि फ्री पढ़ाई है, इंजीनियर या डॉक्टर पढ़ा लो। ये मैं सबको कहता हूँ, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, श्रीलंके, सारी कम्युनिटी के साथ मेरे, मैंने सबसे कहा, अफ्रीकन, अरबी, सबसे कहा यार फ्री एजुकेशन है, इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, अकाउंटेंट बन जाओ, कुछ बन जाओ। अगर आपके पास हालात ठीक नहीं है यार, 1-2 बच्चा जो है वो काम पे डाल दो, कुर्बानी दे दो, बाकी 2 को तो पढ़ा लो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तालीम के मैदान में बहुत काम करने की जरूरत है। हकीकत यही है कि जैसा कि आपने माँ के बारे में कहा कि लड़कियों की तालीम सबसे ज्यादा अहम है, वो चूंकि अगली नस्लों को वो तैयार करती हैं, और जाहिर है लड़के और लड़कियों को सभी को तालीम की जरूरत है, और उसी से जिसे कहते हैं नैया पार हो सकती है किसी भी कौम की, किसी भी समाज की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कई नुकात पर बहुत ही तफसील से बात की। जाहिद नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
और फिर हम कोशिश करेंगे किसी और मौजू पर किसी और वक्त फिर आपसे बात करें। और भारत और पाकिस्तान की जहां तक बात है वो मेरी और आपके बीच में जो नजरियाती यकसानियत है वो यही है कि अगर टेंशन कम होगी, ये सब पैसा जो दिफा में जाता है, जो डिफेंस में जाता है, वो लोगों की फलाह में काम आएगा और लोगों की तरक्की होगी, मुल्कों की तरक्की होगी। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अहम है और आम लोग तरक्की चाहते हैं और सुकून से रहना चाहते हैं। टेंशन से कोई नहीं रहना चाहता, जंगों के दरमियान कोई नहीं रहना चाहता। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इसी के इत्तेफाक साथ जी, आप कुछ इत्तेफाक कहना चाहते हैं? इत्तेफाक हुआ कभी और इस टॉपिक पे आपने बात की तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं। मैंने बहुत काम किया इसके ऊपर यहाँ रह के जी, और आपकी यहाँ जो मौजूद एम्बेसी है वहाँ तक भी मैं गया हूँ, सब कुछ जी, किया है। उसकी वजह ये है कि मैं ये कहता हूँ खुदारा जंग छोड़ दो और कोई मसला नहीं है और कश्मीर का मसला है उसको भी बैठ के हल कर लो, सब कुछ है। ताकि हम लोग आपस में अमन के जी सकें, ज़िंदगी जी सकें, सारा कुछ हो सके। लेकिन बस फिर ऐसे ही है। बहरहाल आपके जनाब तमाम अ, व्यूअर्स को आपको सबको मेरी तरफ से सलाम और मैं बहुत यही बहुत 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 शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि मेरी कोशिश रहती है कि जहां से जो खबर है वहीं से हम समझने की कोशिश करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं किसी ना किसी अपने मेहमान को। और आज नकवी साहब ने हमें पेरिस से साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।